स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 नवंबर 2025। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि आज 11 नवंबर को आज बिहार में वोटिंग होगी। उसके बाद 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो बीजेपी के लिए चिंता की बात है। दरअसल बात यह है कि बीजेपी के एक मंत्री ने बताया है कि बिहार में एनडीए हार रही है और इंडिया गठबंधन जीत रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये कहना खुद बीजेपी के मंत्री का है। जी दरअसल बात यह है कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनडीए में शामिल सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा दावा किया है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए सत्ता से बाहर होने जा रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। इसका कारण भी राजभर ने बताया है। राजभर ने कहा है कि बिहार में जब भी ज़्यादा वोटिंग होती है तो फिर राजद की सरकार बनी है। उन्होंने कहा है कि इस बार भी 60% के ऊपर वोटिंग हुई है तो फिर राजद की सरकार बननी चाहिए। राजभर ने अपने दावे के पीछे तर्क दिया है कि मैंने एक दिन गूगल पर देखा कि जब भी ज़्यादा मतदान हुआ है बिहार में राजद की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि वहाँ बहुत घाच पेच है। ओवैसी भी राजद के खिलाफ लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर सभी के खिलाफ हैं। जनता का मन मिजाज कोई नहीं भांप पा रहा है। जनता चुपचाप है और फिर नेता केवल बोल रहे हैं। दोस्तों बिहार चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो चुका है और अब मतदान की बारी है। जी हाँ, आज मतदान होने वाला है। 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग आज होगी, आज पूरी हो जाएगी। इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लगभग 3 करोड़ 70 लाख मतदाता करेंगे। ये चुनावी चरण बिहार की राजनीति का अहम मोड़ साबित होगा क्योंकि इसके बाद बिहार की सत्ता का फैसला हो जाएगा। जहाँ दूसरे चरण में मिथिलांचल, सीमांचल, चंपारण बेल्ट, शाहबाद, मगध क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण सीटों पर मतदान होगा। कुल 122 सीटों में से 101 सामान्य सीटें हैं जबकि 19 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं पर इस बार एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस चरण के चुनाव से सामने आई है। महागठबंधन के लिए भी ये चुनावी चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर उनकी सत्ता में वापसी तय होगी। वहीं पर इस चरण में जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, बांका, भागलपुर, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण शामिल है। वहीं पर सीमांचल और शाहबाद मगध क्षेत्र की 70 सीटों पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। इन इलाकों में एनडीए और फिर महागठबंधन दोनों के लिए सियासी स्थिति चुनौतीपूर्ण है। वहीं पर दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी इन इलाकों में अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। वहीं पर इन पार्टियों का चुनावी असर मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाने के रूप में हो सकता है। मंदिर बनाकर के क्या घंटा बजाओगे, ये कहना है खेसारी लाल यादव का। जी अब इस बयान के बाद घमासान मच गई है। दरअसल पूर्णिया में खेसारी लाल यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने मंच से पूछा है कि मंदिर बनाकर के क्या सिर्फ घंटा ही बजाते रहेंगे। खेसारी लाल यादव ने यह सवाल बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए किया है। उनके साथ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी केंद्र प्रति का हमला बोला। दोनों ने राजद प्रत्याशी बीमा भारती के लिए वोट मांगे हैं। जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने कहा है कि लोग मुझे सनातनी विरोधी बताते हैं पर मैंने ऐसा क्या किया है। उन्होंने कहा कि जितने मंदिर बनते हैं बनाइए, हम भी साथ हैं। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या परिवार इसलिए बनाया था कि सिर्फ घंटा बजाते रहे। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि सरकार सिर्फ वादों का ढोल पीटती रही है लेकिन जनता का पेट खाली रहा है। उन्होंने कहा है कि बदलाव के बिना बिहार का भविष्य सुरक्षित नहीं है। वहीं पर खेसारी लाल यादव ने बिहार की हालात पर चिंता जताते हुए कहा है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिला और किसानों की हालात नहीं सुधरी। उन्होंने कहा है कि इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार में सरकार बदलना जरूरी है ताकि यहाँ के बच्चे रोज अपना घर छोड़ करके बाहर कमाने ना जाए। वहीं पर बिहार का बेटा बेटी बाहर मजदूर बनकर के नहीं बल्कि यहीं अपने गांव में गर्व से काम करें। वहीं पर उन्होंने जनता से जात पात और फिर धर्म मजहब में ना उलझ करके पहले बिहार को बचाने की अपील की है। खेसारी लाल यादव ने दावा किया है कि पहले चरण में महागठबंधन 100 सीटें जीत चुका है।
दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जनशक्ति जनता दल इस बार 10 से 15 सीटें जीत करके बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला देगी। जब बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर के हर पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है, इस बार जनशक्ति जनता दल के प्रमुख महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव भी सुर्खियों में है, जिन्होंने खुल करके ऐलान कर दिया है कि उनकी नवगठित पार्टी बिहार की सियासत में चौंकाने वाली एंट्री करने जा रही है। मीडिया के साथ बातचीत में तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम 10-15 सीटें जीतेंगे, जनता का रुझान हमारे पक्ष में है, हवा बदल चुकी है। तेज प्रताप यादव के इस बयान ने बिहार में सियासी हलचल मचा दी है। फिलहाल तो उनके दावे को कई लोग सही नहीं मान रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ तो फिर वे किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हैं। वहीं पर तेज प्रताप यादव से पूछा गया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी और फिर SIR को लेकर के जो आरोप लगाए हैं वह इस चुनावी माहौल को कितना प्रभावित करेंगे। इस पर तेज प्रताप यादव ने जवाब दिया है कि इन बयानों का कोई भी फायदा नहीं है, जनता सब जानती है, इस तरह की बातें हवा नहीं बदलने वाली है। तेज प्रताप यादव का मानना है कि इस चुनाव में जनता मुद्दों से ज्यादा भरोसे और फिर बदलाव वाली राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। इसी भरोसे की वजह से वे अपनी पार्टी के लिए डबल डिजिट सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज होना है। अब इस चरण में सबकी निगाहें दलित और फिर मुसलमान मतदाताओं पर लगी है। जब विश्लेषण के मुताबिक जनादेश की चाबी 18% दलित मतदाताओं के हाथ में है, जो तकरीबन 100 सीटों पर परिणाम का प्रभाव इधर से उधर झुकाने की ताकत रखता है। वहीं पर इसके अलावा इसी चरण में सीमांचल समेत 3 दर्जन सीटों पर प्रभावशाली उपस्थिति रखने वाले मुसलमान समुदाय के भविष्य की राजनीति के संकेत भी छिपे हैं। जब बीते चुनाव के मुकाबले इस बार की परिस्थिति थोड़ी अलग है। जब पिछली बार एनडीए का साथ देने वाले VIP अब महागठबंधन के साथ है, तो फिर अपने दम पर चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान इस बार एनडीए को रोशन करने में जुटे हैं। वहीं पर विपक्षी महागठबंधन के इतर AIMIM के बाद अब जनसुराज पार्टी भी खुद को मुसलमानों का रहनुमा साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तब कटी की टक्कर में एनडीए विपक्षी महागठबंधन से 17 सीटें अधिक जीत करके हांफते कांपते बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने में कामयाब रहा था। चिराग पासवान के अपने दम पर चुनाव लड़ने के कारण जदयू को सीधे 22 सीटों का नुकसान हुआ था। ऐसे भाजपा और फिर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ आने से पासवान और मुसहर बिरादरी के 7.5% मत एनडीए के पक्ष में गोलबंद होगा। वहीं पर सीमांचल में दशकों तक राजद के कद्दावर नेता मुस्लिम राजनीति का चेहरा रहे हैं। अब मुसलमानों में नए नेतृत्व को लेकर के छटपटाहट साफ नजर आती है। वहीं पर मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर बीते चुनाव में सीमांचल की 5 सीटें जीतने वाले AIMIM ने महागठबंधन के डिप्टी CM का उम्मीदवार नहीं बनाने को इस समुदाय के अपमान से जोड़ दिया है। वहीं पर इसके अलावा इस बार चुनाव में ताल ठोक रही नई नवेली जनसुराज पार्टी भी खुद को मुसलमानों का रहनुमा साबित करने में जुटी है। वहीं पर AIMIM ने मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए हैं। जनसुराज पार्टी भी मुस्लिम बहुल सीटों पर इसी समुदाय को मौका दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी और मुकेश सहनी के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही है। दरअसल बात है कि कांग्रेस की रैली में बिना उतरे हेलीकॉप्टर वापस चली गई। जी हाँ, बिहार में चल रहे चुनाव को लेकर कि आज मतदान है, वहीं पर प्रचार के आखिरी दिन महागठबंधन के खेमे में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सियासी हलकों में बड़ी हलचल पैदा कर दी। दरअसल बिहार में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था रविवार को, जिसके चलते सभी सियासी दल और फिर उनके नुमाइंदों ने इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। वहीं पर इसी कड़ी में महागठबंधन की सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे थे, लेकिन कटिहार में उन्होंने कुछ ऐसा किया जो चर्चा का विषय बन गया। मुकेश सहनी महागठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने कटिहार पहुंचे थे, लेकिन यहां पर कोरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी की जनसभा को संबोधित किए ही लौट गए। वहीं पर इससे भी बड़ी बात यह रही कि वे रैली स्थल पर तो पहुंचे, लेकिन हेलीकॉप्टर से उतरे तक नहीं। वहीं पर दूसरी तरफ उन्होंने कटिहार में ही महागठबंधन से विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP के प्रत्याशी सौरभ कुमार अग्रवाल के समर्थन में जनसभा संबोधित की और रोड शो भी किया। इसके साथ ही बिहपुर में VIP प्रत्याशी अपर्णा कुमारी और फिर गोपालपुर से प्रेम सागर के लिए जनसभाओं को संबोधित किया। पर मुकेश सहनी की इस हरकत ने सियासी हलकों का माहौल गर्म कर दिया। तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही है, जिनमें एक तरफ तो ये कहा गया है कि कोरा में जहां पर मुकेश सहनी को सभा करनी थी वहां पर भीड़ नहीं इकट्ठा हुई थी, इस वजह से वे लौट गए, जबकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी और कांग्रेस के बीच बात बिगड़ गई। एनडीए या फिर महागठबंधन, दरअसल बात है कि फलोदी सट्टा बाजार का भाव हर दिन बदल रहा है और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। दरअसल बिहार चुनाव 2025 अब खत्म होने वाला है
और सट्टा बाजार, फलौदी सट्टा बाजार का मिजाज भी लगातार बदलता जा रहा है। ये वही बाजार है जो देश के हर बड़े चुनाव, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा में, अपने अनुमान और फिर भाव के लिए सुर्खियों में रहता है। अब बिहार के सियासी मैदान में भी इस बाजार के दाव और फिर आंकड़े चर्चा का केंद्र बन गए हैं। पहले फेज में हुई भारी वोटिंग के बाद फलौदी सट्टा बाजार के सटोरियों का मानना है कि एनडीए की स्थिति और मजबूत हुई है, जबकि आरजेडी की सीटों में मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार के ताजा अनुमानों के मुताबिक एनडीए को 145 से 148 सीटें मिल सकती हैं। इनमें बीजेपी को 70 से 72 सीटें, जबकि जेडीयू को 57 से 59 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं पर दूसरी ओर महागठबंधन को 86 से 89 सीटें मिलने का अनुमान है, जिनमें राजद के खाते में 66 से 68 सीटें जा सकती है। वहीं पर सटोरियो मानते हैं कि बीजेपी की ओर से दाव लगाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं पर दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सोशल मीडिया पर कुछ नए दावे वायरल हुए हैं। कई पोस्ट में कहा गया है कि फलौदी सट्टा बाजार के ताज़ा अनुमानों में महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई है। इन दावों के मुताबिक महागठबंधन 125 से 130 सीटें ला सकता है, जिनमें आरजेडी को 70 से 75, कांग्रेस को 40 से 45, वीआईपी को 6 से 8 और फिर लेफ्ट पार्टियों को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, राजनीति में कुछ भी देखने को मिल सकता है, और खास करके जब बात बिहार की हो तो फिर ये कथन और भी सही लगता है। जब बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो यही है कि क्या लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एनडीए में शामिल होंगे। जी हाँ, ये सवाल है बिहार की सियासी गलियारों में। खुद तेज प्रताप यादव ये लाइन कई बार बोल चुके हैं कि वे वहीं खड़े होंगे जहां विकास और रोजगार वाली पॉलिटिक्स होगी, चाहे वह कोई भी सरकार या फिर गुट हो। इसी बीच तेज प्रताप यादव को बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ भी देखा गया। एनडीए नेताओं ने भी खुलकर के तेज प्रताप यादव के स्वागत की बात कही है। ऐसे में अब सवाल यही है कि अगर तेज प्रताप यादव सच में एनडीए का दामन थाम लेते हैं तो फिर बिहार की पॉलिटिक्स की गाड़ी किस ट्रैक पर चली जाएगी, समीकरण में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। शनिवार देर रात केंद्र सरकार ने तेज प्रताप यादव को वाई+ सुरक्षा दे दी है, इससे कयासों का बाजार और तेज हो गया है। अगर तेज प्रताप एनडीए में शामिल होते हैं तो फिर सबसे पहला बड़ा असर यह होगा कि एनडीए को यादव समाज तक पहुंचने का एक ठोस चेहरा मिल सकता है। या बिहार में यादव वोट की इमेज अब तक आरजेडी केंद्रित रही है। तेज प्रताप अगर एनडीए में दिख जाते हैं तो फिर एनडीए ये कहने की पोजीशन में आ जाएगा कि देखो यादव लीडर भी हमारे साथ है। उनके आने से एनडीए की इमेज में एक तरह की बैलेंसिंग देखेगी। दूसरा असर सीधा आरजेडी और महागठबंधन पर पड़ेगा। जहाँ आरजेडी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार की पॉलिटिक्स भी मानी जाती है। अगर उसी परिवार का बड़ा बेटा अलग खेमे में दिख जाए तो फिर ये महागठबंधन की एकजुटता और फिर मजबूती पर सवाल खड़ा करता है। इसका असर ग्राउंड पर भी देखने को मिल सकता है। या तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच टकराव पहले भी कई बार खुल करके सामने आ चुके हैं। ऐसे में तेज प्रताप यदि एनडीए का हिस्सा होते हैं तो फिर ये लड़ाई और खुला और फिर लाइव वार जोन में तब्दील हो जाएगी। इसके बाद ये सिर्फ भाई भाई का मसला नहीं रहेगा, ये सीधा दो अलग धुरी के नेताओं की लड़ाई बन जाएगी। इसके अलावा अगर चुनाव के बाद ऐसा सीन बना कि कोई भी गुट बहुत भारी बहुमत में नहीं है तो फिर ऐसे नेता बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि वे सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 65% मतदान हुआ है। वहीं पर दूसरे चरण के लिए आज मतदान होने वाला है और फिर वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले चरण की बम्पर वोटिंग से क्या इस बार बिहार में बाजी पलट जाएगी। इसी को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह ने बताया है कि इस चुनाव का एकमात्र फैक्टर एन है, एम नहीं। यह नीतीश फैक्टर है। उन्होंने बताया है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को लेकर के भ्रम बना करके रखा था। वहीं पर दूसरी ओर महागठबंधन भी नीतीश कुमार पर ज्यादा हमलावर नहीं दिखा है। वरिष्ठ पत्रकार ने एन फैक्टर को लेकर के उन्होंने कहा कि महिलाएं अक्सर नीतीश कुमार को वोट करती है। या ऊपर से सरकार ने नई योजनाओं के तहत महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भी दिए हैं। ये सब चीज़ें नीतीश कुमार के पक्ष में दिख रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बार भी उन्हीं को सीएम बनाना पड़ेगा। वहीं पर दूसरे राउंड तक भी बिहार में नीतीश ही फैक्टर पूरे चुनाव का रहेगा। वहीं पर वरिष्ठ पत्रकार ने बताया है कि अब बिहार चुनाव में लड़ाई दूसरी और फिर तीसरे नंबर को लेकर के है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी या फिर राजद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी। दूसरे चरण के चुनाव में राजद को फायदा मिल सकता है और फिर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार ही फैक्टर हैं दोनों राउंड से। उन्होंने आगे बताया है कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के दरवाजे अभी भी खुले हैं। ऐसी खबरें भी हैं कि कई जगह प्रथम चरण के चुनाव में राजद और फिर जदयू कार्यकर्ताओं
ने आपसी समन्वय बनाकर के वोटिंग की है। वहीं पर बीजेपी इस बार तीसरे नंबर पर जा सकती है। जो उन्होंने बताया है कि बीजेपी इस बार तीसरे नंबर पर जा सकती है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में कई शहरों की सीटों पर बीजेपी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है। ऐसे भी रिपोर्ट है कि वे शहरों की कुछ सीटें भी हार सकते हैं। इस बार बिहार चुनाव में बीजेपी को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार का नाम ना घोषित होने के कारण बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, बिहार की धरती पर एक बार फिर से राजनीतिक तेज रफ्तार पकड़ी है। 243 विधानसभा सीटों में के इस राज्य चुनाव में सिर्फ पार्टियों का नहीं बल्कि नए वोटर संकेतों, युवा आदर्शों और फिर सामाजिक बदलाव का भी संघर्ष दिख रहा है। आइए देखते हैं कि आखिर इस बार कौन सी दिशा में मजबूती दिख रही है और एक सीमित AI मॉडल की भाषा में क्या अनुमान बनते हैं। आइए देखते हैं आखिर AI के विश्लेषण में इस बार NDA या फिर महागठबंधन किसके पास सत्ता होगी, बिहार की सत्ता होगी। तो राजनीतिक समीकरण साफ नहीं है। इसको लंबे समय से सत्ता में रहने का लाभ है एनडीए को। वहीं पर संगठन, शक्ति, नाम, पहचान, बुनियादी कामों का दावा वही के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को मुस्लिम यादव की वोट बैंक, युवा आवेदन, बदलाव, आशा का समर्थन मिल रहा है। वहीं पर विभिन्न सर्वेक्षण बताते हैं कि एनडीए को थोड़ा बढ़त मिल रही है, लेकिन ये बढ़त बहुमत का आश्वासन नहीं देती है। वहीं पर दूसरा बदलाव के बारे में बात की जाए तो युवा एवं बेरोजगारी। जी, बिहार में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के बीच बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। युवा वोटर इसी से जुड़े मुद्दे पर उत्सुक हैं। जात प्राथमिकताएं और फिर गठबंधन। बिहार की आबादी में EBC प्लस OBC करीब 60% से अधिक है, जो कि राजनीतिक दृश्यों को बदलने वाला पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। महिला मतदाता विकास विवाद। जी, ये भी देखा गया है कि महिलाओं वोटरों पर विशेष फोकस है और फिर सड़क, मेट्रो, उपकरण जैसे विकास प्रोजेक्ट राजनीतिक वादे बने हुए हैं। वहीं पर अगर हम AI अनुमान की ओर जाते हैं, यानी कि अगर हम एक सरल लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा मुल्क AI मॉडल का आधार माने, जिसमें पिछले वोट शेयर, गठबंधन स्विच, सामाजिक विभाजन मुद्दे, प्रभाव शामिल हो, तो फिर निम्न तस्वीर उभरती है, यानी कि अलग अलग तस्वीर सामने आती है। AI के मुताबिक एनडीए को 48 से 52% वोट शेयर की संभावना दिखती है, जो इसे सबसे बड़े गठबंधन के रूप में बना सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक। वहीं पर विपक्षी गठबंधन RJD को 35 से 40% वोट शेयर मिल सकती है। वहीं पर स्थिर समर्थन मिलेगा, लेकिन सिंगल ब्लॉक में शीर्ष पर आने की चुनौती होगी। वहीं पर सीटों की गणना के बारे में अगर बात की जाए तो एनडीए को 120 से 150 सीटें तक पहुंच सकती है। विपक्ष 70 से 110 सीटें तक तय कर सकती है, लेकिन स्वतंत्र बहुमत 122 सीटें की दिशा में बहुत बड़ी गारंटी नहीं बनती है। जब विशेष रूप से यदि छोटे दलों और फिर स्थानीय उम्मीदवारों ने दिशा निर्देशन बदल दिया है, कभी कभी 1/3 खुला परिणाम भी संभव है, जहां पर एक बड़े दल को पूरी बहुमत मिलना नहीं मिलना तय हो। दोस्तों, बिहार चुनाव के दूसरे चरण से पहले तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर जम करके हमला बोला और कहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मोड में है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने इस चुनाव में 171 रैलियां की है। ऐसा कोई भी जिला या फिर ब्लॉक नहीं बचा है जहां पर मैं नहीं गया हूं। हर जगह जनता का मूड साफ था और फिर था बदलाव का। पहले चरण में लोगों ने उसी मोड में मतदान किया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि 20 साल की डबल इंजन सरकार ने बिहार को पलायन, बेरोजगारी और फिर पिछड़ापन ही दिया है। अगर डबल इंजन सरकार चाहती तो फिर बिहार आज नंबर 1 राज्य होता, लेकिन आज हालात ये है कि पढ़ाई, कमाई और फिर दवाई सबके लिए बिहारी को बाहर जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अब चाहते हैं कि कोई परिवार बिछड़े नहीं, हर परिवार में नौकरी हो और पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था यही राज्य में हो। वहीं पर 171 रैलियों में मैंने सिर्फ एक बात सुनी, लोग परिवर्तन चाहते हैं, वे अब काम की राजनीति चाहते हैं, बयान की नहीं। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधानसभा में भी उन्होंने सरकार से पूछा था कि एक ऐसा काम बताओ जिससे बिहार नंबर 1 बना हो, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। अब 14 नवंबर के बाद बिहार सफलता में गिना जाएगा या नौकरी वाली कलम राज्य बनेगा, जिससे विकसित राज्य बनेगा बिहार, जहां पर उद्योग लगेंगे और फिर बिहार पढ़ाई, कमाई और दवाई का हब बनेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर किसी बिहारी को दूसरे राज्य में पलायन नहीं करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहाँ पर रोजगार यही मिलेगा, उद्योग यही लगेंगे और फिर बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं पर तेजस्वी यादव ने इस दौरान चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े
कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला है कि कितने पुरुष और फिर कितनी महिलाओं ने वोट किया है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? बीजेपी के पाप को धो रहा है इलेक्शन कमीशन। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उन्होंने प्रमाण के साथ बताया है कि 208 कंपनियां बीजेपी शासित राज्यों में बिहार चुनाव में भेजी गई है। यह गंभीर सवाल है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज चुनाव होने वाला है, लेकिन इससे पहले चरण का वोटिंग हो चुका है और इस वोटिंग में बम्पर वोटिंग हुई थी इस दौरान, जहाँ हर कोई इस बार की वोटिंग देख करके हैरान है। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि इस बम्पर वोटिंग का फायदा किसको होगा और जनता की पहली पसंद कौन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्रों तक पहुंचे, जिससे लगभग 9% की वृद्धि हुई है। यह चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले चुनाव में 56.2% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार पहले चरण में 65.1% मतदान हुआ। बड़ा सवाल यही है कि क्या बढ़े हुए मतदान का फायदा महागठबंधन को होगा या फिर एनडीए को। चलिए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल बात है कि मतदान में वृद्धि की 5 अहम वजह हैं, जो कि सतीश के सिंह ने बताया है। जन नंबर 1 लामबंदी, या 3 ताकतें सक्रिय हैं। प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, इसलिए लामबंदी काफी जोरदार है। जहाँ पहचान स्थापित करने का प्रयास। दूसरे नंबर पर इस बार लोगों को ये पक्का नहीं था कि उन्हें वोट देने का अधिकार है या नहीं। लोग अपनी पहचान स्थापित करने और फिर सत्यापित करने के लिए वोट देने आए थे, ये भी हो सकता है। जहाँ वहीं पर महिलाएं और युवा फर्क लगाएंगे। जी हाँ, मुझे लगता है कि लोग सबके लिए वोट देने आए थे। वहीं पर परंपरागत रूप से मतदान में वृद्धि से विपक्ष को फायदा होता है, लेकिन इस चुनाव के दौरान बिहार में घूमने के बाद मुझे पता चला है कि कोई सत्ता विरोधी वोट नहीं है। युवाओं का वोट बदलाव के लिए है और फिर महिलाओं का वोट नीतीश कुमार के लिए है। युवाओं का वोट तेजस्वी और प्रशांत किशोर के बीच बढ़ सकता है। वहीं पर पहले चरण में महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया है। यह शुरुआती जानकारी के अनुसार महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 8% अधिक मतदान किया है। महिलाओं के बीच नीतीश की बढ़ती लोकप्रियता ने अपना असर दिखाया है। वहीं पर महिलाओं के मामले में जदयू की महिला शाखा ने प्रचार किया। महिला शाखा ने कहा कि ये नीतीश का आखिरी चुनाव हो सकता है। वहीं पर चुनाव की शुरुआत तेजस्वी यादव से हुई थी, जहाँ अब ये नीतीश कुमार तक पहुंच गया है। महिलाओं के वोट शेयर में 8% की वृद्धि हुई है। जब प्रवासियों की संख्या में वृद्धि ने भी वोट शेयर में वृद्धि में योगदान दिया है। प्रवासी वोट शेयर में ये वृद्धि का अधिकांश श्रेय तेजस्वी यादव को दिया जा सकता है। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्रकार से उलझते हुए ये नजर आते हैं। यह बताया जाता है कि पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ डाला कि 20 साल में मोदी नीतीश की सरकार ने क्या काम किया है। बस इतना सुनते ही तारकिशोर प्रसाद नाराज हो गए और उन्होंने पत्रकार से बदसलूकी करते हुए उसका हाथ मरोड़ दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सवाल सुनते ही तारकिशोर प्रसाद पत्रकार पर भड़क उठे और उसे जबरदस्ती पीछे हटाने लगे। यहाँ आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना पर कई पत्रकार संगठनों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है और अगर कोई जनप्रतिनिधि पत्रकार से इस तरह का व्यवहार करता है तो फिर ये प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला माना जाएगा। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने इस वीडियो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर करते हुए लिखा कि यह है बीजेपी का राज, जहां पर सवाल पूछना गुनाह है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। इस पर स्थानीय पुलिस या फिर प्रशासन की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं पर केडीवी लाइव इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह घटना एक बार फिर से उस सवाल को सामने लाती है कि क्या आज की राजनीति में पत्रकारों के लिए सवाल पूछना सचमुच इतना मुश्किल हो गया है। वहीं पर पत्रकार संगठनों ने तारकिशोर प्रसाद से माफी की मांग की है और कहा है कि इस तरह की घटनाएं पत्रकारिता की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। दोस्तों, चुनाव को लेकर के किशनगंज में भारत नेपाल सीमा को सील कर दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को शांतिपूर्ण और फिर निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने भारत नेपाल सीमा को पूरी तरीके से सील कर दिया है। किशनगंज समेत सीमांचल के तमाम सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इस दौरान सीमा पार से किसी भी तरीके की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। केवल एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं को ही राहत छूट दी गई है। किशनगंज जिला प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि
ताकि असामाजिक तत्व और फिर बाहरी अपराधी तत्व चुनावी माहौल को प्रभावित न कर सके। आपको बता दो कि सीमांचल का किशनगंज जिला नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और फिर यहाँ 4 विधानसभा सीटें किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचाधामन पर 11 नवंबर को मतदान होना है, यानी कि आज। वहीं पर एसएसबी और फिर पुलिस की संयुक्त टीम दिन रात गश्त पर सीमा पर सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की विशेष टीमें चौकसी बढ़ा दी गई है। जवान दिन रात सीमा इलाके में गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। वहीं पर बिहार पुलिस और फिर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के संयुक्त टीमों को भी सीमावर्ती गांव में तैनात किया गया है। वहीं पर किशनगंज जिला पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया है कि हमारा प्राथमिक लक्ष्य शांति और फिर निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न कराना है। सभी बॉर्डर पॉइंट पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। यह किसी भी प्रकार की अवधि गतिविधि, शराब या फिर नकदी के आवागमन पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जा रही है। वहीं पर सीमा सील होने से भारत नेपाल सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों को आवाजाही में थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन ज्यादातर लोग इस कदम को सही मान रहे हैं। जब ठाकुरगंज के रहने वाले स्थानीय व्यापारी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि सीमा सील होने से अपराधी भाग नहीं पाएंगे, ये चुनावी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि मतदान शांतिपूर्ण माहौल में हो। वहीं पर बहादुरगंज प्रखंड के एक किसान रहमतुल्लाह ने बताया है कि हर चुनाव में कुछ लोग नेपाल की ओर भाग जाते हैं या फिर वहां से आकर के माहौल खराब करते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा, ये अच्छा कदम है। वहीं पर किशनगंज जिले की 4 सीटों पर कड़ी टक्कर की देखी जा रही है। किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। जहाँ सीमांचल की मुस्लिम बहुल आबादी वाले इन क्षेत्रों में AIMIM, RJD, कांग्रेस, जदयू और फिर जनसुराज जैसे दलों के प्रत्याशी मैदान में है। जब प्रशासन की सख्ती और फिर निगरानी का मकसद यही है कि मतदाता बिना किसी भय और दबाव के मतदान कर सके। वहीं पर चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी थानों में सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। संवेदनशील और फिर अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल और फिर सशस्त्र जवानों की तैनाती की गई है। जब महिला मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर भी विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं पर जिला प्रशासन का दावा है कि 11 नवंबर को मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा। सीमा सील, सुरक्षा गश्त और फिर कड़ी निगरानी, इन सब उपायों के जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किशनगंज में लोकतंत्र का पर्व बिना किसी बाधा के मनाया जा सके। अगर आप मतदान करने जाते हैं और ये सोच रहे हैं कि मतदान करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है, यानी कि कौन से पहचान पत्र आपके लिए सही रहेगा और कौन से पहचान पत्र सही नहीं रहेगा, अगर आप मतदान करने जाते हैं यानी कि वोटिंग करने जाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि अगर आप वोटिंग करने जाते हैं तो किन दस्तावेज को साथ में लेकर के जाएंगे। चुनाव आयोग ने 12 ऐसे दस्तावेज की पहचान की है जिसमें से किसी एक पहचान को लेकर के जाकर के आप अपना मतदान कर सकते हैं, यानी कि किसी एक पहचान पत्र को लेकर के। जहाँ उनमें से कौन कौन से दस्तावेज हैं हम आपको इसके बारे में बताएंगे और ये जान करके आपको भी पता चल जाएगा कि मेरे पास कौन से दस्तावेज हैं जिसको हम ले जा करके अपना मत का उपयोग कर सकते हैं। तो जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे एंड तक। तो आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अपने चरम पर है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होने वाला है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि मतदान केंद्र पर प्रवेश पाने के लिए हर मतदाता को अपने साथ कोई एक वैध पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि मतदान प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहे। निर्वाचन आयोग ने माना है कि बिहार में सभी मतदाताओं के पास चुनाव फोटो पहचान पत्र नहीं है, इसलिए मतदान के लिए 12 वैध पहचान पत्रों की सूची जारी की गई है। यानी कि बहुत सारे लोगों के पास वोटर ID कार्ड नहीं है, यानी कि पहचान पत्र नहीं है, जिसकी वजह से 12 वैध पहचान पत्र है, उनमें से किसी एक को ले जाकर के आप ये साथ में ले जाकर के आप अपना वोट डाल सकते हैं। इन 12 पहचान पत्रों में से अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर चुनाव फोटो पहचान पत्र है, यानी कि आपका वोटर ID कार्ड। वहीं पर दूसरा है पासपोर्ट, तीसरा है ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा है मनरेगा जॉब कार्ड, पांचवा है स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, छठा है आधार कार्ड। जी आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं आप वोट डालने के लिए। वहीं पर सातवां है पैन कार्ड, आठवां है फोटो सहित बैंक या फिर डाकघर की पासबुक। जी वहीं पर सरकारी या फिर अर्ध सरकारी कर्मचारी के पहचान पत्र। वहीं पर 10वां है NPR स्मार्ट कार्ड, 11वां है सांसद, विधायक या फिर विधान परिषद सदस्य का पहचान पत्र। वहीं पर 12वां है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड या फिर UDI कार्ड। इन 12 में से किसी एक पहचान पत्र को ले जाकर के आप अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने कहा कि जो मतदाता इन दस्तावेजों में से कोई एक पहचान पत्र अपने साथ लाएंगे उन्हें मतदान केंद्र पर बिना किसी बाधा के मतदान करने दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी अपील की गई है कि मतदाता मतदान के दिन सुबह से ही केंद्र पर पहुंचे ताकि अधिक भीड़ होने की स्थिति में कोई परेशानी ना हो। वहीं पर चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर सुबह 7 बजे से शाम 6
6 बजे तक चलेगा। इसके तुरंत बाद यानी कि शाम 6:30 बजे से देश भर के टीवी चैनल और फिर एग्जिट प्लेटफॉर्म पर एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जाने लगेंगे। ये नतीजे अनुमान आधारित होंगे जिनका उद्देश्य ये समझना है कि जनता का रुझान किस ओर है। वहीं पर वास्तविक परिणामों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए 14 नवंबर का दिन बेहद अहम होने वाला है। निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि वोटों की गिनती 14 नवंबर की सुबह से शुरू होगी और उसी दिन देर शाम तक सभी 243 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं पर चुनाव आयोग और फिर राज्य प्रशासन ने मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी की जा रही है। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और फिर पुलिस अधीक्षकों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करके सख्त निर्देश दिए हैं। राजनीतिक दलों की ओर से भी सुरक्षा और फिर पारदर्शिता पर निगाह रखी जा रही है। सभी दलों के एजेंट मतगणना केंद्र पर मौजूद रहेंगे ताकि हर वोट की गिनती निष्पक्ष रूप से हो सके। वहीं पर चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि बिहार के मतदाता लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, क्योंकि हर वोट न केवल विधानसभा का भविष्य तय करेगा बल्कि राज्य की दिशा और फिर दशा भी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सीमांचल एक बार फिर से सियासत का केंद्र बन गया है और इसमें सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जहां से जनसुराज, एआईएमआईएम और महागठबंधन के बीच दिलचस्प टक्कर देखने को मिल रही है, खास करके किशनगंज विधानसभा सीट में। यह किशनगंज राजनीतिक रूप से न सिर्फ सीमांचल बल्कि पूरे बिहार के लिए अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ की सियासत का असर पड़ोसी जिलों अररिया, कटिहार और पूर्णिया तक देखा जाता है। यह किशनगंज जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, ठाकुरगंज, किशनगंज, बहादुरगंज और कोचाधामन। इन सीटों पर इस बार मुकाबला काफी कड़ा है। पिछले चुनाव में ओबीसी की पार्टी कई सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस और आरजेडी को भी जीत मिली थी। इस बार जनसुराज ने लगभग सबका खेल बिगाड़ दिया है, क्योंकि खास करके किशनगंज विधानसभा सीट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर इसहाक आलम साहब मैदान में हैं और जीतोड़ इस बार भी वो मेहनत किए हैं। जहाँ उनके धुआंधार चुनाव प्रचार से माहौल यहाँ पर चौतरफा हो गया है कहा जाए तो। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी से जनसुराज की टक्कर मानी जा रही है और फिर एआईएमआईएम दोनों अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, एआईएमआईएम और बीजेपी। वहीं पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी और कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरे पर भरोसा जताया है। ठाकुरगंज से आरजेडी विधायक सऊद आलम दोबारा मैदान में है, जबकि कोचाधामन सीट पर आरजेडी ने जेडीयू के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम को मैदान में उतारा है, जो पहले भी इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं पर दूसरी ओर एआईएमआईएम ने इस बार सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हर सीट पर जोश के साथ चुनाव लड़ा है। पार्टी का फोकस मुस्लिम वोट बैंक को फिर से अपने पक्ष में एकजुट करना है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में लगातार सभाएं की है और युवाओं को स्वाभिमान की राजनीति के नाम पर लामबंद करने का प्रयास किया है। वहीं पर किशनगंज में मुस्लिम आबादी लगभग 70% है और यही वजह है कि यहाँ का हर चुनाव इस समुदाय के झुकाव पर निर्भर करता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सीमांचल का किशनगंज जिला राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। सीमांचल हमेशा से विकास के सवालों पर उपेक्षित रहा है, लेकिन इस बार का चुनाव इस इलाके के लिए राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। मुस्लिम बहुल इस जिले में न सिर्फ 4 विधानसभा सीटें हैं, बल्कि ये पूरा क्षेत्र इस बार बिहार की सत्ता की दिशा तय करने में भूमिका निभा सकता है। जहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में प्रदर्शन अच्छा किया था, लेकिन इस बार जनसुराज ने सबका खेल बिगाड़ दिया है। जहां जनसुराज इस बार किशनगंज विधानसभा से दमखम अपना दिखा रही है। यहां से प्रत्याशी है इसहाक आलम साहब, जो कि जब पहले एआईएमआईएम में थे तभी से ही अपना फील्ड बनाना शुरू कर दिया था, लगभग 1 साल पहले से ही, और तब से इनकी मेहनत लगातार जारी रही, जिसकी वजह से यहाँ पर मुकाबला काफी कड़ा देखा जा रहा है, खास करके कांग्रेस के साथ। इससे कांग्रेस और फिर राजद जैसे पारंपरिक दावेदारों को झटका तो लगा ही। इस बार स्थिति और भी दिलचस्प है, क्योंकि उम्मीदवारों की अदला बदली ने पूरा समीकरण को बदल दिया है महागठबंधन में भी। वहीं पर किशनगंज सीट पर कांग्रेस ने अपने ही विधायक को बदलते हुए एआईएमआईएम के पूर्व विधायक कमरुल हुदा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर बहादुरगंज में कांग्रेस ने मुसव्विर आलम को टिकट दिया है, जबकि एआईएमआईएम ने कांग्रेस के ही पूर्व विधायक तौसीफ आलम को मैदान में उतारा है। कोचाधामन में आरजेडी ने जेडीयू के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम को टिकट दिया है। ठाकुरगंज में आरजेडी के मौजूदा विधायक सऊद आलम का सीधा मुकाबला जेडीयू के गोपाल अग्रवाल से है। वहीं पर इस बार सीमांचल में हर सीट पर एआईएमआईएम और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही
रही है किशनगंज विधानसभा को छोड़ करके, क्योंकि वहां पर जनसुराज ने लगभग खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। वहीं पर बीजेपी जो सीमांचल में पारंपरिक रूप से कमजोर रही है, उम्मीद कर रही है कि अगर मुस्लिम वोट AIMIM और महागठबंधन में बटा तो फिर उसे अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है। वहीं पर किशनगंज जिले की लगभग 70% आबादी मुस्लिम है। ये इलाका लंबे समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार जैसे बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर चुनाव में नेता आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाते हैं।